गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज जो है कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं जो आप लोगों को पढ़ाया हिंदी गद्य के विकास के बारे में, तो उसमें जो कुछ भी जो दिया है वह जब विद्यालय आपका खुलेगा तो उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज से मैं काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी अप्रैल और मई में जो क्लास चला उसमें भी हम इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताएं, ठीक ना। तो आज भी मैं जो है ख़ास तौर से कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को मैं जो है यह काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में ही बताएंगे। आप लोगों के ग्रुप में जो है यह कक्षा 9 के ग्रुप में और कक्षा 11 के ग्रुप में यह काव्य सौंदर्य के तत्व जो है जाएंगे। आप लोग इसे देखकर लिखिएगा, पढ़िएगा, ठीक ना। जो समझ में नहीं आएगा वह हमसे पूछिएगा, समझ में आया ना। तो आज मैं काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को बताने जा रहा हूँ कि काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है। काव्य का मतलब होता है कविता, सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। काव्य की जो सुंदरता जिससे बढ़ती है, या काव्य की सुंदरता जिससे बढ़ती है, वह है रस, अलंकार और छंद। जो भी काव्य का मतलब होता है कविता, पद्य। पद्य की जो सुंदरता है वह रस से है, अलंकार से है और छंद से है। और रस, छंद, अलंकार के प्रवर्तक जो जिसने बनाया उनका नाम है भरत मुनि, ठीक है ना। क्या नाम है? भरत मुनि ने जो है यह रस, अलंकार एवं छंद के बारे में उसका क्या किया, निर्माण किया। तो काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य का मतलब होता है पद, कविता। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वह कौन से हैं? रस, अलंकार और छंद। समझा गया ना। इसको आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है कि काव्य सौंदर्य के तत्व यानी कविता की सुंदरता वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो रस है, अलंकार है और छंद है। इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि। समझा गया ना। इसके बाद इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक ना, कि काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन? तो रस, अलंकार, छंद। और इस रस छंद का रस, अलंकार, छंद का निर्माण करने वाले प्रवर्तक जो हैं भरत मुनि हैं। समझा है। अब इसके बाद आपका आता है कि रस क्या है, ठीक है। रस क्या है तो आप बताएंगे कि रस का जो रस क्या है, यानी रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। क्या है? आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। यानी यह जो है अक्सर कर के पूछा करता है, समझ लीजिए कि रस का शाब्दिक अर्थ। तो आप बताइए कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद होता है, ठीक है। तो आप इसको जान गए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है, ठीक है। इसके बाद
आप आता है रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए पहले आप परिभाषा हेडिंग देंगे, ठीक है ना, परिभाषा। तब इसके बाद आप इसकी परिभाषा बताएंगे कि काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने, ठीक ना, काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, यानी किसी काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जिस क्या आनंद, देख रहे ना, जिस आनंद की प्राप्ति या अनुभूति, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, प्राप्ति या अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसे याद करेंगे, ठीक ना, कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो आप बताइए कि किसी काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति या अनुभूति होती है, उसे क्या रस कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है। रस की परिभाषा भी आप लोग जान गए। इसके बाद नीचे आता है दूसरे नंबर पे, ठीक ना, कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। ये रस को काव्य की आत्मा या प्राण, ठीक है, आत्मा या प्राण यानी दोनों एक ही हैं, तत्व माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये कविता है, समझा ना, यह जो कविता जो है कि कविता आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यानी रस, देख रहा है ना, रस को काव्य, ये जो रस है, ये देख रहा है ना, ये रस जो कविता का जो रस होता है, यानी जो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। जो आनंद होता है उसे हम क्या प्राण या आत्मा मानते हैं, समझ में आ गया ना। इसलिए लिखा गया कि रस को काव्य यानी कविता, ठीक है, कि आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इसी रस को समझ लीजिए। इसके बाद आपका नीचे आता है रस के अंग। रस के जो अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं, 4। कौन कौन, तो पहला है आपका अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये दोनों एक हैं, ठीक है। ये चाहे संचारी लिखिएगा चाहे व्यभिचारी, यानी दोनों एक हैं। यानी रस के कितने अंग होते हैं, 4। पहला जो है अस्थाई भाव होता है, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव होता है, चौथा व्यभिचारी भाव। इसमें अब हम जो है पहला आपको बताएंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। तो देखिए अस्थाई भाव, ठीक है ना, अस्थाई भाव का मतलब है, अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। मतलब है प्रधान भाव, समझा है ना, कर्म प्रधान, आप लोग जानते ही हैं। तो अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, यानी प्रधान भाव, देख रहे हैं, प्रधान भाव वही हो सकता है, ठीक ना, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। ये जो रस है की अवस्था तक पहुंचता है, या काव्य या नाटक में
एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। जैसे मान लीजिए किसी हम कविता को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, ठीक है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, तो कविता में भी एक अस्थाई भाव होता है जो शुरू से अंत तक होता है। उसी तरह ये जो नाटक है, नाटक में भी जो आप नाटक देखते हैं मंचों के माध्यम से, वह उसमें भी एक अस्थाई भाव होता है जो शुरू से आखिरी तक, आखिरी तक होता है। उसे हम क्या अस्थाई भाव कहते हैं। तो अस्थाई भाव का मतलब यह होता है प्रधान भाव, ठीक है। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक क्या होता है, पहुंचता है, रस की अवस्था तक पहुंचता है। और काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव, चाहे किसी भी कविता को आप पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, उसमें एक अस्थाई भाव होता है जो शुरू से आखिरी यानी अंत तक होता है। समझ में गया ना? उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। फिर जो है अस्थाई भावों की जो संख्या होती है वह कितनी मानी गई है? 9। अस्थाई भावों की जो संख्या है वह 9। तो जैसे अस्थाई भाव 9 होते हैं, उसी तरह रस भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक जो रस होता है उससे उसके आगे उसका अस्थाई भाव होता है। तो यह अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। तो जब अस्थाई भावों की संख्या 9 है तो रस भी कितने होंगे? 9 होंगे। समझा गया ना? अस्थाई भावों की संख्या जब 9 है तो रस भी कितने होंगे? 9 होंगे, यानी 9 मानी जाती है। ठीक। अब फिर इसको देख लीजिए कि अस्थाई भावों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है? 9। ठीक है ना? तो जब अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है तो रस भी कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है ना? बाद में यहाँ देखिए, बाद में कुछ आचार्यों या विद्वानों ने शुरू में ये जो देख रहे हैं ना, ये भरत मुनि, इन्होंने जो है यानी 9 रस ही 9 अस्थाई भाव ही माने गए, यानी 9 अस्थाई भाव माने गए तो 9 रस हुए। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि बाद में कुछ आचार्यों ने 2 और भावों जैसे वात्सल्य व भक्ति रस, देखा है ना, वात्सल्य या भक्ति रस को अस्थाई भाव की मान्यता दी। ठीक ना? तो जब यह 2 रस, जब आचार्यों और विद्वानों ने जब इसे बढ़ाया, वात्सल्य और भक्ति रस को अस्थाई भाव की मान्यता दी, इस प्रकार कुल संख्या क्या 11 पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब वात्सल्य रस का मतलब आप लोगों को बताए ही हैं कि यशोदा और कृष्ण, यशोदा जी का जो प्रेम जो है कृष्ण के साथ जो रहा, यानी माता और पुत्र का जो प्रेम होता है, माँ जैसे माँ का प्रेम जो पुत्र के साथ जो होता है उसे ही हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो वात्सल्य और भक्ति रस, यानी कुल इस प्रकार कुल संख्या 11, कितना 11 तक पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब कि आप लोगों ने काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं आप लोगों को बता दिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको बता दिए, रस अलंकार छंद का निर्माण किसने किया, भरत मुनि ने, इसको भी आप लोगों को बता दिए। ठीक है? और रस के काव्य माने आत्मा या प्राण माना जाता है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक।
कितने रस होते हैं, इन आज मैं इस काव्य सौंदर्य के तत्व में आप लोगों को रस के बारे में हम आप लोगों को बताए, जो आप इसे देखकर, ठीक है, इसे याद करिएगा और इसे पढ़िएगा, और जो भी समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा। आगे हम अगली वीडियो में इससे आगे आप लोगों को हम बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।